Sophika. नमस्कार। समाज के सामने दुनिया का वो पक्ष रखना चाहते हैं। इधर मोहन बैरागी जी मौजूद है तो सर से अनुरोध है कि सर चार शब्द जोड़े। महाराजाओं के नायिकाओं की विरह भावनाओं के संबंध में आज हम शोध प्रबोधन नहीं लिखते, वो युग पूरा से जीत गया। हिंदी साहित्य की बहुत सारी विधाएँ हैं जिनके संबंध में साहित्य के इतिहास में विस्तृत जानकारी मिल सकती है, लेकिन कुछ विधाएँ ऐसी है जिनके बारे में बहुत कम समीक्षकों ने सोच लिया है। इन्होंने साहित्यिक पत्रकारिता का जिक्र किया। इतने बड़े कॉलेज में सुविधाएं बहुत कम थी। आज तक तो सभी के नीचे बैठकर हम लोग पढ़ रहे थे, रोज पढ़ा रहे थे। अध्यापकों के लिए भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कैबिनेट को आज की मात्रा में करते हैं, उसी तरह के कैबिनेट में हमारे पास वो दुनिया से बैठा उस प्रकार के अंधेरे बंदे कमरों में बैठ कर के हमें पढ़ा रहे वे उनका स्टाफ नहीं। प्रोफेसर डी.एम. राजगोपाल जी, नायर, बाद में प्रोफेसर आई थी रेडी एरिया, इन लोगों के मार्गदर्शन में हमें आयुर्वेदिक हिंदी की आयुर्वेदिक शिक्षा दी। कॉलेज के लिए रिव्यूअर प्रिंसिपल तब तक प्रभारी इंचार्ज प्रिंसिपल की भाई इंग्लिश സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് വളരെ വളരെ അപൂർവം ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. രാജാജിക്ക് ഭംഗിയാണ് കിട്ടിയിരുന്നത്. അദ്ദേഹം എത്ര ശക്തിയോടെ എത്ര ഭംഗിയായി ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലും അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിപരമായ കഴിവാണ്. बेटे को मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवाया था। उसकी डिग्री, उसका क्लिनिक, उसका हॉस्पिटल देखने की बहुत इच्छा थी, पर कैंसर की बीमारी ने मुझे खत्म कर दिया। ओह, और तुम अपनी कहो। उस आत्मा ने दूसरे से पूछा कि तुम अपनी बात कहो, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या थी मरते वक्त? मेरी पहली आत्मा खींच भरे स्वर में हंसी, तुम्हारा मेरा कोई मुकाबला नहीं, मेरी अंतिम इच्छा सुनोगे तो तुम भी हंसोगे। मरते वक्त मेरी अंतिम इच्छा थी कि कोई मुझे कंबल और ब्लैंकेट, गर्मा गर्म मोटा नरम कंबल, सड़क पर ठंड लगने से मेरी मौत हुई।
പിന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ രാമൻ മേനോനുണ്ട്, ഹിസ്റ്ററിയിൽ രാധാകൃഷ്ണ മേനോനുണ്ട്, അബ്ദുൽ ഖാദറുണ്ട്, പലരുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാ ഇടയിൽ, ഈ പ്രഗത്ഭന്മാരുടെ എല്ലാ ഇടയിൽ ഹിന്ദിയിൽ നിന്ന് രാജഗോപാലൻ സാർ തലയുയർത്തി നിന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ ആയിരുന്നു. എവിടെയും അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. കോളേജിലെ ഒരു പ്രോഗ്രാമും രാജഗോപാലൻ സാർ ഇല്ലാതെ അന്ന് നടക്കില്ല. അങ്ങനെയായിരുന്നു രാജഗോപാൽ. ഹിന്ദിയിൽ അന്ന് 4 അധ്യാപകർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കൊണ്ട് രാജാജിയെ കുറ്റപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരു കാര്യവും ഒരിടത്തും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല. അതായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് അപൂർവങ്ങളായ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു മഹനീയ വ്യക്തി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബവുമായും ഒക്കെ ആത്മാവിന് ശാന്തി നേരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. പിന്നെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച ഇന്ത്യൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. 10-20 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എത്തുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. बहुत बुरा आदमी हम बोलते हैं, तो लघु कथा में यहाँ 85 साल लिख लीजिए, यह बहुत बुरा आदमी। लघु कथा शीर्षक से छपी थी छत्तीसगढ़ के तत्वान 1901 उनके नाम से आज भी भोपाल में 19 जून को उनके जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष लघु कथा समारोह भोपाल में होता है। माधवराव सत्याग्रह लघु कथा की शुरुआत उस समय हुई, लेकिन 1970 के बाद उसमें चेंज आया। उसमें समाज को जोड़ने की लघु कथा का स्वरूप निश्चित हुआ, उसका शिल्प निर्धारित हुआ, उसके संवाद की भाषा निर्धारित हुई। वो लघु कथा हमारे बीच में आज है। हम जिस लघु कथा की बात कर रहे हैं उसमें विष्णु प्रभाकर हैं, रामनारायण उपाध्याय, वीर राजा हैं, हरिशंकर परसाई हैं, चरित्र ऋषि। आप लोगों ने लघु कथा शायद कभी लिखी होगी, मुझे ऐसा लगता है। डॉक्टर आशु सर का हमारी उज्जैन की एक साहित्यिक संस्था सरल काव्यांजलि, जिसको हमने कॉमेमोरेट किया है। ऐसे महाकवि जी जो सरल उज्जैन में हुए थे, हमने उनकी डेट के बाद में उनके कॉमेमोरेट करने के लिए हमने एक संस्था सरल काव्यांजलि 2004 में गठन की थी। उस संस्था के तहत हम अर्थात प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद आते हैं, उसके बाद अपने घर में दीपक कराते हैं। ये यूनिक प्रोग्राम हम पिछले कई साल से उज्जैन में कर रहे हैं। ऐसे महाकवि की स्मृति में हमने उज्जैन में संस्था गठित की है। मैं हाल फिलहाल उसका अध्यक्ष हूँ। मैं संस्था की ओर से तो हमारे साथियों के साथ परम आदरणीय आशु सर का सम्मान करना चाहता हूँ। अलग आनंद है, कहानी उपन्यास सब अपनी जगह है, लेकिन लघु कथा का अपना अलग मतलब है। आप उसमें लिखने का प्रयास करें, चाहे मलयालम में हो चाहे हिंदी में, जैसा आप लघु कथा का विकास होने से आज एक नई विधा साहित्य की में अपना स्थान बना रही है और मनुष्य को, पाठक को एक नया ज्ञान प्राप्त होता है। उसके ये सूत्र रूप के जीवन की व्याख्या करते हैं। प्रतीकात्मकता, गूढ़ता, संकेतात्मकता और सूक्ष्मता इसकी विशेषताएं। इस सहज संक्षेप में रूप में कही गई एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति तो है ही, एक आंदोलन भी है जो व्यवस्था को बदलने में पुरजोर क्षमता रखता है। गद्य साहित्य में एक बहुत बड़े विद्वान गौतम सान्याल ने टिप्पणी करी है, मैं आपके लिए रखना चाहूँगा कि गद्य दक्षता की नमोन्मेषता का ऐसा उन्मुक्त परिसर, तथ्य की ऐसी चोट, बोधगम्यता की ऐसी अचूकता, श्लोकायतन की ऐसी संकेत गर्दिता किसी अन्य विधा में नहीं। लघु कथाकार जो देखता है उसे चुपते हुए किस्से के रूप में देता है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा होगा कि छोटे से कंकड़ पत्थर पर भी लघु कथा लिखी जा सकती है, लेकिन एक लंबी बेचैन रचनात्मक प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही जल्दबाजी एक मुंशी और क्लर्क की योग्यता हो सकती है, लेकिन लेखक की कदापि नहीं। हमने एक रचना तैयार कर ली, उसका एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया, वो प्रकाशक के काबिल नहीं। हमारे उज्जैन में उपन्यासकार हैं डॉक्टर प्रमोद द्विवेदी को जानते होंगे, जिन्होंने 32 साल तक 32 ईयर्स तक ट्राइड टू राइट नॉवेल। आखिर में वो उसको पढ़ के रचना में फेंक दिया कि मैं ये उपन्यास नहीं लिख सकता। इसको बोलते हैं साधना, तपस्या।
समर्पण साहित्य के प्रति, आपको शायद पता होगा ये बात। लघु कथा ऐसी विधा है, आपको कम शब्दों में उसको समेटना है, लेकिन आपकी बात अधूरी न रहे, इनकम्प्लीट न रहे, उसका पूरा ध्यान रखना है। लघु कथा साधारणतया 300-400 शब्दों की होती है, एक आधे पेज के बराबर या एक पेज के बराबर। लेकिन आपकी बात पूरी नहीं हो रही है, रचना में मनोवैज्ञानिकता आ रही है, उस समय आदमी के विचार क्या चलते हैं, उस घटना को पूरा करने के लिए आपको उसको विस्तार देना ही पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक रचना में लेखक पाठक को तभी संतुष्ट कर सकता है कि वो थोड़ा सा उसमें विस्तार, चाहे लघु कथा हो, कहानी हो या उपन्यास, उसकी कश्मकश, उसके भीतर जो कश्मकश चलती है, उसको आपको विस्तार देने के लिए आपको कुछ शब्दों की जरूरत है। दुनिया में सर्वाधिक लड़ा इंसान अपने आप से लड़ता है, दुनिया के सारे युद्ध उसके आगे फेल, इंसान सबसे ज्यादा अपने आप से लड़ता है। उपन्यास फर्स्ट लाइट है, कहानी स्पॉट लाइट है, तो लघु कथा लेजर लाइट है। उपन्यास फर्स्ट लाइट है, फर्स्ट लाइट, कहानी स्पॉट लाइट है, तो लघु कथा लेजर लाइट है। साहित्य जगत में ऐसी 100 वर्ष से अधिक पुरानी धारदार विधा, जिसमें संक्षिप्तता अपने संपूर्ण कथ्य के साथ विद्यमान है, उसको कोई चुटकुला बोलता है, जोक बोलता है, तो हमें बड़ी तीव्र पीड़ा होती है। सबसे बड़ी बिना अभिव्यक्ति लघु कथा कर सकती है जीवन का एक खतरा, जिसको फ्रांसीसी प्रकृतिवादियों ने स्लाइस ऑफ लाइफ कहा है, लघु कथा उसी की संश्लिष्ट। मेरी ये किताब का लोकार्पण भारतीय ज्ञानपीठ के समारोह में उस प्रॉपर्टेशन के अध्यक्ष नरसिंह राव ने किया, ज्ञानपीठ भारत का हैदराबाद। लेकिन उस समय हमें उसमें प्रवेश करते समय जितने सारे सिक्योरिटी स्टाफ को निचोड़ कर आते एक पद रखने के लिए उनकी अनुमति चाहिए। फिर इधर अभी इतने स्वच्छंद वातावरण में particularly here because memories are always the precious things. This is what happens after when you go away. Okay, so these are the things that remain close to our heart because this building, this Art and Science College was very near and dear to my father's first English professor to get us from the Art and Science College by Manachira to this building. And this building, this whole green land. At that time there were a lot of mango saplings and other precious trees which you can see over the 50 years. This has made this campus point of view. The thing is that you should have very good classrooms, very good knowledge things to reduce the spread of diseases and also for especially for female students. This to reduce the incidence of genital infections. Right? दीप जलाकर मन का, अंधियारों से लड़ू दीप जलाकर मन का, हे बरखावर करने वाले हैं। और बहुत सारे बच्चे, चूंकि ये दक्षिण प्रदेश में आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, मैंने देखा है कुछ राज्यों में अध्यक्ष के लिए, सारी प्राध्यापकाओं के लिए और इस आयोजन के लिए तालियां हो जाते। छोड़ के दुनिया के वैभव की उलझन को, अब तोड़ दे तू सारे आभासी दर्पण को। छोड़ के दुनिया के वैभव की उलझन को, अब तोड़ दे तू सारे आभासी दर्पण को। उड़ते पंछी को घर के लिए पलट जाने दे, उड़ते पंछी को घर के लिए पलट जाने दे। मझधारों से नए नदी को नैया कट जाने दे। और इसके आगे उनके ऐसे लीजिए, कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ बच्चे परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं, उनका वर्ष निकल जाता है तो बड़ा दुख होता है। लेकिन इसी फेल कोई नहीं होता, पर वो जो समय मिल जाता है, उस समय को मैंने सकारात्मक पक्ष से कुछ कहने की कोशिश की है। आगे ध्यान नहीं होते, बहुत अच्छी बात है। ये माना कुछ पल चले गए हैं व्यर्थ सही, ये माना कुछ पल चले गए हैं व्यर्थ सही। सारी विधाएं हैं, एक अलग कहानी, कविता, लघु कथा, गजल अलग है। और
सभी लोगों की अपनी अपनी दिशा है, अपने अपने विधाएँ हैं। हम लोग जैसा मैं इसका समझ पा रहा हूँ कि व्याख्यान को पर्टिकुलर कोई भी विषय नहीं होता है, तो इसलिए हम सभी लोगों ने अपने अपने विषयों में बात की। मैं मूल रूप से शोध पत्रिका का संपादक पत्रकार हूँ और एक गीतकार हूँ। आशु सर ने मुझे आदेशित किया है कि आप एक गीत पढ़ें, तो मैं एक हिंदी गीत आपके सामने रख देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि पीछे जो सारे बच्चे बैठे थोड़ा सा सुन लें। सारे बच्चे यदि आप हिंदी बाकी हैं सारे चौबारे घर का मेरे लेकर द्वार का सतिया तुम चले आओ नयनता, तुम चले आओ नयनता, नीर बहता जा रहा, तुम बिना अब कुछ नहीं घर ये कहता जा रहा, तुम बिना अब कुछ नहीं घर ये कहता जा रहा। सांस की हर लय समर्पित राग पर तेरे लिए, सांस की हर लय समर्पित राग पर तेरे लिए, हारिया हमने कभी बैराग जो तेरे लिए, पर्वतों और घाटियों सा, घाटियों और पर्वतों सा दंभ रहता जा रहा, तुम बिना अब कुछ नहीं घर ये कहता जा रहा। महिलाएं नहीं है, इसकी नहीं है, तो पशु पक्षी भी अधूरापन महसूस करते हैं। सुनिएगा। अर्चना के दीप तुम और आरती का थाल हो, भाग्य सुधे जिससे मेरा वो ग्रहों की चाल हो, तो जग तिमिर से लड़ रहा मैं, लड़ रहा मैं जग तिमिर से, तम जगता जा रहा, तुम बिना कुछ नहीं घर ये कहता जा रहा। और अंतिम बंद इसका, छत कबूतर दाना चुगने रोज ही आते मगर, छतों पे कबूतर जो आते हैं, छत कबूतर दाना चुगने रोज ही आते मगर, तुम नहीं होती तो लगता व्यर्थ उनका ये सफर, हम नहीं आएंगे अब नहीं आएंगे हम, कपोत कहता जा रहा, तुम बिना कुछ नहीं घर ये कहता जा रहा। और यदि कोई है तब घर की क्या स्थिति होती है, अंतिम दो लाइन सुनिएगा। तुम चले आए समय का सूर्य अब मेरा हुआ, तुम चले आए समय का सूर्य अब मेरा हुआ, छट गया है वो अंधेरा जिसमें था घेरा हुआ, तो रोशनी से सूर्य भी, रश्मियों से सूर्य भी घर मेरा लहरा रहा, तुम बिना अब कुछ नहीं घर ये कहता जा। तालियां बजाए आप एक बार, अगर अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपको मैं एक गजल सुनाऊंगा कि बदला हुआ जमाना लगता है, बदला हुआ जमाना लगता है, बच्चा भी सयाना लगता है, इस कंक्रीट के शहर में, इस कंक्रीट के शहर में अपना भी बेगाना लगता है। मिला है मुझसे वो पहली बार, मिला है वो मुझसे पहली बार,
मेरे साथ उनका बहुत कम दिनों का जो परिचय है, बल्कि वो हमेशा के लिए സമ്പന്നമായ ഒരു കുടുംബമാണ് എനിക്ക്. പരിചയം കൊണ്ട് എത്രയോ വർഷമായി ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. ആസ്കോളജി മാനാഞ്ചാണ് ഇല്ലെന്ന ഇതായിരുന്നു ആദ്യകാലത്തെ സംസാര വിഷയം എന്നും എത്രയോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് എവിടെയാണ്, കണ്ണൂർ എവിടെയാണ്. हम हमारे टीचर्स से जो प्यार करते हैं वो प्यार आप भी हमें दे रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है. तो पहले पहल मैं आपको भी धन्यवाद अदा करती हूँ. और इस कार्यक्रम इतने एक प्रकार के भावुक बन गए हैं. राजेंद्र सर के आने पर मुझे लगता है कि 22 साल के बाद इधर आए हैं. सर को हम बहुत प्यार करते था कि दिल जीत जाए मैडम का. लिस्ट आने वाली है प्रमोशन की. साथियों, सबसे पहले मैं यहाँ आने का एक कारण यही है कि राजेंद्र सर ने जो मेरे बारे में कहा, तो मुझे कुछ कहने के लिए तो यहाँ पे आना ही है. ओके. और कहते हैं किसी की यादों की महफिल में जगह पाना मुश्किल है. जो 3 चीज़ों से मैं यहाँ पे आई हूँ. सबसे पहले ये जो महफिल है, उनके प्रमुख कारण के रूप में जो हमारे बीच में मौजूद के बारे में यहाँ पे बताया, तो मैंने भी थोड़ा सा लिखा है लघु कथा जैसी कुछ मैं यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहती हूँ, अगर आपकी अनुमति है तो. इसमें एक भागवन जोर से हंसकर कह रहे थे, तो हाँ फिर क्या हुआ, उनका सर का बाल उठाया तो मैंने. कुछ देर के बाद देखा तो रंग पड़ा था हाथों में, काले काले. धीमे से बोले, बालों में रंग लगाई हुई थी मैडम ने. आज खूब हंस लिए हम. क्यों? उनके ऊपर छुपाने में वो जीत जो गई थी और समझने में हम हार जो गए थे. अच्छा सुनो भागवन, तुम्हें नहीं लगता जी खाम खा रंग लगा कर चली आई? अजीब क्यों? उसका भाव मैंने गीत प्रस्तुत किया था. उसी भाव भूमि का एक दूसरा गीत है. किसी भी घर में, किसी भी परिवार में यदि कोई बेटी नहीं है, जैसे आपके यहाँ तमाम हिंदुओं परंपराओं के बीच अपना संघर्ष जारी रखते हुए लघु कथा ने अपना ज्यादा स्वरूप विकसित कर लिया. इस तरह आपको रचना में कुछ नयापन लाना पड़ेगा. आपके प्रस्तुतिकरण, आपकी सोच, आपकी कल्पनाशीलता, ये सब कुछ नए रूप में हो तो हो सकता है कि आपका पुराना तथ्य भी काम कर जाए. शीर्षक अच्छा हो या कोई नई बात कही गई हो आज के हिसाब से, आज के जमाने के तरीके से, तो लघु कथा आपकी संस्कृति भले आपको तथ्य के बारे സാർ എഴുതി സ്വയം രാജഗോപാൽ സാർ സംവിധാനം ചെയ്ത് ഹിന്ദിയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളല്ലാത്ത കുട്ടികളെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി അത് അവതരിപ്പിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ 1ാം സ്ഥാനം നേടി. അതാണ് രാജഗോപാൽ സാറിൻ്റെ പ്രതിഭ. അതുപോലെ കോളേജ് അധ്യാപകർക്ക് അന്ന് കേരളം മുഴുവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപക സംഘടന ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കോളേജിൻ്റെ ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഞങ്ങൾ, അതായത് ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായി മാറിയതിനു ശേഷമാണ് ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ സെമിനാറുകളും വർക്ക്ഷോപ്പുകളും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിന് ചില വിളിക്കാം. നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഞാൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ ഞാൻ വെറും ഒരു വ്യക്തിയാണോ, ഒരു ലോക പൗരന്റെ സിമ്പലാണോ എനിക്കറിയില്ല. വലിയ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് എന്തെല്ലാമോ വരുന്നുണ്ട്. സന്തോഷം കൊണ്ട് വലിയ എന്ന് പറയും, വലിയ എന്ന് പറയും, സന്തോഷം കൊണ്ട് പറയും, ദുഃഖം കൊണ്ട് പറയും, സംഘർഷം കൊണ്ട് പറയും, വേദന കൊണ്ട് പറയും, എന്തെല്ലാം അതിനകത്ത് വരുന്നത്
പറയില്ല, അതൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല, അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു. പക്ഷേ വെറും 3 വാക്കുകളുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ലഘു കഥയുടെ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും അതിനകത്ത് അതാരാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ബെസ്റ്റ് വിഷയം. താങ്ക് യു. सर, आगे इस महफिल का सबसे अनमोल पल आपके द्वारा प्रेषित पुस्तक अंधेरे से आलोक तक फर्जी इतना इतिहास यही प्राप्त हुआ। धन्यवाद। इस प्रशंसनीय प्रयास के लिए मेरी शुभकामनाएं सादर। तो ये बहुत ही गर्व की बात है और हमारे लिए ये पल यहाँ उपलब्ध हुआ है। सर हमेशा हमारे विभाग से जुड़ते रहते हैं। मुझे मेरी तो तबादला हाल ही में हुई है, लेकिन मुझे महसूस हुआ है ऐसा। और हिंदी का जब माहौल मिलता है तो वो आप बच्चों के लिए उपलब्ध कराने के लिए भी हमेशा कोशिश करते रहते हैं। तो लोकार्पण के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर मिनी जी, विभाग अध्यक्षा, और मिनी जी जो है श्री संतोष सुपेकर जी लगातार उनको फॉर्म कर उनको देकर ये लोकार्पण या विमोचन संपन्न किया जाए, अनुरोध है। और प्रोफेसर जो दिग्गज हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीरदास के बारे में लिखे करने के भाषा पर जबरदस्त अधिकार हमने तीन प्रकार के लेखकों को, 3 प्रकार के अध्यापकों को देखा था। उनका विद्यार्थी होने का उपाधि